सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस, जो कि आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो है डिजिटल पेमेंट। सो डिजिटल पेमेंट से समझते हुए चलते हैं आगे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आज का हमारे पास टॉपिक है डिजिटल पेमेंट्स। तो डिजिटल पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हम पढ़कर आए हैं पिछली क्लास के अंदर, वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस तरीके से चीज़ें थी। यहाँ पर हमने देखा था ईएफटी, एटीएम, टेल बैंकिंग, कोर बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी, जिसके माध्यम से हमने समझा था कि भाई आखिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब आखिर क्या होता है बैंक के अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है वो रखता है आरटीजीएस एंड एनआईएफटी। ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। सो आज हम जानते हैं डिजिटल पेमेंट यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम एक इलेक्ट्रॉनिक वे में अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। तो इट रेफर टू कंडक्टिंग डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इंस्टीड ऑफ कैश। यानी कि आपको किसी की भी पेमेंट करनी है तो कैश की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो उनको, यही डिजिटल पेमेंट कहलाता है। अब इस डिजिटल पेमेंट के अंदर कम से कम 10 मेथड आते हैं, उन सभी को हम एक लाइन वाइज पढ़ने वाले हैं कि आगे किन किन चीज़ों के माध्यम से हम अपनी पेमेंट्स को कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास आता है बैंकिंग कार्ड। बैंकिंग कार्ड हम पीछे पढ़कर आए। बैंकिंग कार्ड इन द सेंस डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ये अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ उधार पे लेने के लिए, अपने अकाउंट में पैसे डालने के लिए, पैसे लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक प्लास्टिक कार्ड का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर एक लेबल होता है जो कि आपके पूरे बायोडेटा को बताता है, मशीन को यानी एटीएम को। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर प्लास्टिक कार्ड इशूड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर। दे कंटेन मैग्नेटिक स्ट्रिप, जो मैंने बताया ना एक होता है ब्राउन कलर का छोटा सा बॉक्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप, एंड आर लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर। दे आर यूज फॉर मेकिंग डिजिटल पेमेंट, जो कि अपनी डिजिटल पेमेंट्स को करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी AEPS। अच्छा, आपने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, वहाँ से पैसे आ रहे हैं हमारे अकाउंट के अंदर, तो हम उन पैसों को क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। कभी आप साइबर कैफे गए हो तो पहले पासबुक के माध्यम से निकालते थे, अब हम आधार कार्ड के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो आधार कार्ड के माध्यम से निकालने को हम क्या बोल रहे हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से की जाने वाली ट्रांजेक्शन्स को हम AEPS ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। बट शर्त यह है कि आपका आधार कार्ड, आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, आपकी फिंगरप्रिंट्स, आपका चेहरा, आपकी आंख उससे मैच होनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। इट रेफर टू द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट अंडर बाय इज यूजिंग द आधार कार्ड एंड द फिंगरप्रिंट्स। इट बिकम इट पॉसिबल टू डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इसके माध्यम से अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को हम कर सकते हैं। अपने अकाउंट में पैसे भी ले सकते हैं, तो अपने अकाउंट से पैसे किसी को दे भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अनसैचुरेटेड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यानी कि USSD। अब इसका मतलब क्या है भाई, इट रेफर टू द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट थ्रू विच यूजर कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन with the mobile having basic feature by getting its linked with is the bank account। अब यहाँ से क्या है कि भाई पहले वाले मेथड्स में हमारे पास डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, आधार कार्ड आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल के अंदर स्पेसिफिक ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, उन ऐप्स में अपना बायोडेटा को लिंक कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को जोड़ रहे हैं और अपने फ़ोन के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपने प्रचलन में देखे होंगे और आप जानते भी हो, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब चीज़ें। तो इनके माध्यम से आप घर बैठे बैठे एक मोबाइल ऐप के जरिए अपनी ट्रांजेक्शन्स को डन कर रहे हो। तो ये आता है हमारा USSD यानी अनसैचुरेटेड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसका मतलब ये है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डू करना विथ यूजिंग ऑफ मोबाइल हैविंग बेसिक फीचर्स। तो ये हमने कुछ अपने मेथड समझ लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं और भी कई मेथड्स को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ई-वॉलेट का। सो व्हाट इज ई-वॉलेट? तो इट रेफर टू द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट अंडर which our users prepare his the electronic purse by downloading on e-wallet app in his smartphone and laptop। तो यहाँ पर अब जो सारी बातें होंगी ना स्टूडेंट्स, वो सारी बातें एक ऐप की हैं। यानी कि ई-वॉलेट ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक पर्स प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हो। सिंपल है ई-वॉलेट। नेक्स्ट आता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है UPI। तो इट रेफर टू द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट
under which the users after downloading the UPI app in his smartphone on the basis of virtual ID get the facility of the instant of payment। यानी कि आपको एक UPI ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसके माध्यम से आपको एक वर्चुअल आईडी मिलेगी, आपका IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें रजिस्टर्ड होती हैं, पूरा प्रोसेस होता है। देन आफ्टर जाके आपकी UPI पेमेंट सिस्टम ओपन हो पाता है जिसके माध्यम से अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डू कर सकते हो। और जैसा कि यहाँ पे आपने देखा शब्द वर्चुअल आईडी, तो इसी के बिहाफ पर इसका सेकंड नेम बन जाता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी इसको हम VPI भी बोलते हैं और UPI भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसका मतलब ये है QR कोड। तो QR कोड तो आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर हमें हर दुकान पे, इंस्टीट्यूट्स पे, हर जगह देखने को मिलते हैं। तो QR कोड एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक स्कैनर में आपकी सारी बैंक की डिटेल्स होती हैं, पता लग जाता है कि वो अकाउंट होल्डर कौन है उसका, या फिर किसकी यहाँ पे पेमेंट हो रही है, क्या कोड है, क्या कुछ है। जब आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करते हो तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली फैचिंग हो जाती हैं, जिसके माध्यम से जो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हो वो उस बंदे अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो ये क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी QR कोड के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी ज़रा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रेफर टू द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट अंडर विच द यूजर्स मेक द पेमेंट्स and by scanning in his smartphone the specific pattern which contain the detail of the merchants and by bank account and stuck by the merchant on the point of sale। तो बेसिकली ज़्यादातर दुकानों पे, इंस्टीट्यूट्स पे लगाया जाता है एक पॉइंट ऑफ सेल के लिए। जैसे मान लीजिए हम अपने इंस्टीट्यूट पे लगा दें स्कैनर, सो वो क्या होगा कि भाई स्टूडेंट जो है उस पर स्कैन करके हमारी फ़ीस दे सकें। ऐसी कोई दुकान है, कपड़े की दुकान है, किसी ने कोई चीज़ परचेज करी तो उसको स्कैन करके उसको पेमेंट कर सके। तो ज़्यादातर ये पॉइंट ऑफ सेल होता है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेट बैंकिंग। सो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ये है कि जितनी भी आप पेमेंट ट्रांजेक्शंस कर रहे हो या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, चाहे पेमेंट का आना चाहे पेमेंट का जाना, वो आप बैंक की वेबसाइट के माध्यम से कर रहे हो, जो ज़्यादातर साइबर कैफ़े वाले यूज़ करते हैं। साइबर कैफ़े वाले सारा काम वेबसाइट थ्रू तो करते हैं, तो उनके काम को हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो इट रेफर टू अ सच मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट अंडर विच द यूजर्स कैन परफॉर्म डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस थ्रू द मीडियम ऑफ बैंक वेबसाइट। तो ये हमारा इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम। तो मोबाइल बैंकिंग ये वो टॉपिक है जिसके अंदर अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें सीखी, UPI सीखा, QR कोड सीखा, E-वॉलेट सीखा और कई सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम आपने सीखे, AEPS जैसे, ये सब क्या होते हैं, एक ऐप के माध्यम से चलते हैं जिसको हम डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, आईपॉड में, आईपैड में। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के माध्यम से जो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर रहे हो वो आपका मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट रेफर टू द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट अंडर विच द यूजर्स बाय डाउनलोडिंग अ स्पेशल ऐप ऑन एनी ऑफ हिज मोबाइल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपैड, आईपोड एक्सेट्रा कैन डू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। यानी कि जो हमारा कस्टमर है वो एक स्पेशल ऐप डाउनलोड कर रहा है फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? तो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली अपने रिस्क को बांट देना। जैसे कि मान लीजिए कि अपने रिस्क को किसी और को दे देना कि अगर मेरे ऊपर ये रिस्क आया तो उसकी भरपाई आप कीजिएगा, उसके बदले मैं आपको थोड़ी पेमेंट करता रहूँगा। तो ये इंश्योरेंस कहलाता है, जो कि बिजनेस टर्म एंड कंडीशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली ये चीज़ होती है। तो समझते हैं इसको आखिर क्या है। तो देखिए, it refer to a contest where we in exchange of fixed consideration one party promise to a pay of a fixed amount either at the happening of an event और द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। यानी कि अपना हम कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, तो वो हम इंश्योरेंस करवाते हैं कुछ पेमेंट के बेस पर कि फिक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट मैं आपको हर मंथली पे करता रहूँगा। और कभी ऐसा इवेंट आता है, कभी ऐसा मौका आता है कि मेरे ऊपर वो दुर्घटना घट जाए जिस चीज़ का मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप वो मेरी हेल्प करेंगे। और हेल्प भी जब करेंगे जब उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी, यानी कि एक्सपायरी डेट से पहले पहले आपके ऊपर वो इवेंट आना चाहिए। अगर आ रहा है तो, अगर उसके बाद आया तो आपने चाहे कितना ही फिक्स अमाउंट पे किया हो, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। उससे कंपनी को मतलब है कि आपका जो इंश्योरेंस की डेट थी वो कब से कब तक की थी। तो ये इंश्योरेंस का मतलब होता है। इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंडीशंस हैं, तो उनको जान लेते हैं। पहला आता है इंश्योरर और दूसरा आता है इंश्योर्ड।
इंश्योरर का मतलब होता है वो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि वो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, यानी कि यहाँ पर क्या है, इसको जान लो कंपनी के नाम से और इसको जान लो कस्टमर के नाम से, यानी कि इंश्योरर इन द सेंस वो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, और ये टेकन बाय द पेमेंट ऑफ द रिस्क, यानी कि इंश्योरर जो होता है वो बेसिकली इवेंट के माध्यम से जब कोई सिचुएशन आती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम करता है। प्रीमियम जो हमारी पेमेंट जाती है, एक फीस चार्जेस होते हैं, कंसिडरेशन चार्ज होते हैं, पॉलिसी चार्जेस होते हैं। पॉलिसी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताना कि ये सब चीज़ें आएंगी, आपके घर बंदा आएगा उसे कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सो दैट आर कॉल्ड प्रीमियम। एंड देन पॉलिसी जो मैंने आपको बताई, सम एश्योर्ड का मतलब क्या है, बेसिकली जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के माध्यम से महीने पर जो फिक्स अमाउंट पे होगा वो आपका सम एश्योर्ड कहलाता है। तो ये कुछ बेसिक इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन है। अब हम जरा इसकी बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल से हैं। जब इंश्योरेंस होता है तो कोई ना कोई दो पार्टी तो इन्वॉल्व होंगी, तो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, टू पार्टीज का होता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि ये टोटली बेस्ड होता है आपके फेथ के ऊपर। यानी कि ऐसा होता है ना कि भाई हमें क्या पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। मान लीजिए मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, मैरिन इंश्योरेंस करवाया, थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया, तो थेफ्ट इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं हर महीने पे कर रहा हूँ, है ना, सम एश्योर्ड मैं उसका पेमेंट कर रहा हूँ हर मंथली बेसिस पे। बट एक मेरे घर पर चोरी हो ना हो तो उसका क्या जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। बट मैं एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से एक इंश्योरेंस करवा लिया, कभी ऐसा होता है तो आप मेरी हेल्प कीजिएगा। तो ये एक गुड फेथ के ऊपर है ना, यानी फेथ के ऊपर बिलीव पूरा का पूरा कि हम उन पे बिलीव कर रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी चीज़ आई तो वो मेरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क एंड ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, यानी कि हम रिस्क से फ्री हो जाते हैं, अपने लॉस को किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योरेंस नहीं है किसी भी चीज़ का रिस्क का बंटवारा नहीं, इंश्योरेंस कई तरीके से होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, कार इंश्योरेंस भी, थेफ्ट भी, मैरिन इंश्योरेंस भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जिस किसी भी रिस्क से आप बचना चाहते हैं आप उसका इंश्योरेंस करवा लीजिए, उसका प्रीमियम पे करते रहिए। तो ये वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, बट दे आर डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि डिपेंड करता है कि भाई हो क्या रहा है। अगर आपके साथ में आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और आपके घर में आग लग गई तो आपको लाइफ इंश्योरेंस वाले क्लेम नहीं देंगे, वो बोलेंगे भाई तुमने तो लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, किसी की डेथ थोड़ी हुई है, तुम्हारे घर में आग लगी, उसकी भरपाई तुम खुद करो। तो ये हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है, ओनरशिप एंड नॉट कंपलसरी। अब देखो यहाँ सिक्योरिटी तो समझ में आ रहा है कि भाई हाँ कि हमारी सिक्योरिटी हो रही, बट ये इन्वेस्टमेंट का मतलब आखिर क्या है। देखो इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से जो भी आप पेमेंट करते हो इन आफ्टर योर डेथ, सो वो सारी पेमेंट आपके घर वालों को मिल जाती है, यानी कि एक जगह आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट है, ये सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये ध्यान रखना। ओनरशिप नॉट कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो मैं ही चीज़ें चलाऊंगा, मेरे बाद मेरे आगे जनरेशन भी उस चीज़ को कर सकती है कंटिन्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस इसके दो ही होते हैं। देखो मैंने बताया लाइफ ऑफ इंश्योरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको अलग ही कैटेगरी में रखा गया। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में दो चीज़ें आती हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में तीन चीज़ें आती हैं, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एंड मैरिन इंश्योरेंस। तो ये तीन चीज़ें जनरल इंश्योरेंस में आती हैं। सो अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन से प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स इन द सेंस कौन से सिद्धांत हैं जो कि इंश्योरेंस के होते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कंसिडरेशन और टाइप्स और साथ साथ प्रिंसिपल्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला भाई तुम इंश्योरेंस की डेफिनेशन बता दो और उसके बाद उसके प्रिंसिपल बताओ, है ना। तो ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो सभी प्रिंसिपल को समझते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास को और समझते हैं अपने सभी प्रिंसिपल्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सारे हमारे प्रिंसिपल्स ये रहे, इन सभी प्रिंसिपल्स को बुक के अंदर दी गई डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहला है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। इसकी डेफिनेशन है, इट रेफर दैट नो मटेरियल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट शुड बी कंसल्ट बाय द बोथ द पार्टी ऑफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये एक फेथनेस है, यानी कि हम अपनी सारी चीज़ें उनको बताएं, वो अपनी सारी चीज़ें हमें बताएं, यही हमारे बीच में फेथ है। हमारे बीच में कोई चोरी नहीं रहनी चाहिए। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस करवाने हैं तो हम उसको बताएं कि भाई पहले से मुझे ये बीमारी है,
अगर हम नहीं बताएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देगी। तो हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टीज के बीच में, हमारे बीच में एक फेथनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट रेफर दैट देयर मस्ट बी सच अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस that the insured stands to benefit by its safely and to loss by its loss। So यहाँ बता रखा है कि जितनी भी हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, यानी कि उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं कि मान लो मैरीन इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, सो मैरीन इंश्योरेंस से संबंधित जितनी चीज़ें हमारे पास आएंगी उसी का क्लेम कंपनी देगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने करवाया लाइफ इंश्योरेंस बट हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो गाड़ी ख़राब करने को जो ठीक करवाने में पैसे लगेंगे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी आपको। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें 3 केस भी आते हैं अगर आप बुक पढ़ो तो। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आ हस्बैंड गेट्स हिज वाइफ इंश्योर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस लिया था हस्बैंड ने अपनी वाइफ का, बट बाद में जाके उनका डिवोर्स हो गया। सो विद हिज डिवोर्स ही डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दिस फॉर्मल वाइफ। अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर फॉर्मल वाइफ में। नाउ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी हेल्ड वॉइड ऑनली ऑफ सच अ कंडीशन। यहाँ पे अब आपका इंश्योरेंस जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई हेल्ड नहीं होगा। हैंस इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ लॉस। थर्ड केस आता है इन केस ऑफ मैरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट हैज़ टू बी देयर एट द टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ लॉस। तो यहाँ बता रखा है कि भाई हर एक लॉस में, हर एक सब्जेक्ट में आपका मैटर जो करता है वो सब्जेक्ट करता है कि आपने जो इंश्योरेंस करवाया है उसका सब्जेक्ट क्या था, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, उसकी पॉलिसी क्या थी, सम एश्योर्ड क्या था, उसी के हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रीमियम भर के उन पे एहसान कर रहे हो कि मेरे पास जो कोई दिक्कत आएगी वो, ऐसा नहीं होता। 1 लाख का लॉस आया है तो इंश्योरेंस कंपनी मात्र 80,000 रुपये भरती है। समझ रहे हो ना बात को। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इसका मतलब क्या है भाई, इट रेफर दैट द इंश्योर्ड कैन गेट ओनली द कंपनसेशन अगेंस्ट एक्चुअल लॉस एंड ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस। यानी कि ऐसा नहीं होता कि भाई 1 लाख रुपए का लॉस हुआ हमें और हम इंश्योरेंस कंपनी से 1,20,000 रुपये ले लें, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट कमाने का माध्यम नहीं है। जितना आपको लॉस हुआ है उतना मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है, आप उसका क्लेम ले रहे हो तो क्लेम कोई जल्दी नहीं मिल जाता। वहाँ से लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, चेक करते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ है नहीं है, हमारी पॉलिसी में हमारा सब्जेक्ट मैटर है या नहीं है, तो सब चीज़ें वो चेक करते हैं, तब जाकर वो क्लेम मिलता है। समझ रहे हो बात को। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी मतलब पहला आता है एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सभी चीज़ें आपको लिखित में दे, भाई हाँ हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इंडेमिनिटी है, जितनी भी कंडीशंस हैं, प्रीमियम है, पॉलिसी है, सम एश्योर्ड है, वो सब आपको लिखित दस्तावेज में देती है। तो ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया। बट इसके अंदर एक और चीज़ आती है, इसका नाम होता है इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, कही भाई हाँ आपका मैरीन इंश्योरेंस है, अब मैरीन इंश्योरेंस के अंदर आपकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये एक्सपायरी डेट है, ये सम एश्योर्ड अमाउंट है, ये पॉलिसी है, ये सब चीज़ें आपको लिख कर दे दी, छुट्टी। अब इसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसके बाद जिम्मेदारी बनती है अपने आप का भी बचाव करना। अपने आप का बचाव करने का मतलब ये है कि मान लो कि हमारे किसी रास्ते को, मान लो हमारे ट्रक जा रहे हैं, अब यहाँ ट्रक जो जा रहे हैं उसके अंदर माल लोड है और हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तो हमारा भी फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उन ट्रक्स को एक सेफली रास्ते से भेजें। ऐसा नहीं भाई मैं तो इंश्योरेंस करवा लिया अब तो कहीं से जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। हमारी एम्प्लॉयड वारंटी होती जो कोई लिखित दस्तावेज में नहीं होती, जिस रास्ते से आपको आसानी पहुंचे उस रास्ते से पहुंचो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल तूफान के अंदर घुसेड़ दो गाड़ी और कहो भाई मेरे तो ठुक गई गाड़ी अब इंश्योरेंस दो, ऐसा नहीं होता। तो एम्प्लॉयड वारंटी भी होती जो आपको अपनी तरफ से निभानी पड़ती है, कंपनी नहीं बताती इसको। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब जान लेते हैं भाई। इट रेफर दैट इफ द सब्जेक्ट मैटर एक्सेप्ट लाइफ the insured by more than one insurer, the actual loss will be shared by the all insurers। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत आप अभी पढ़ने वालों, यहाँ पे री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस यहाँ बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि अपने रिस्क को डिवाइड करने के लिए कभी कभार कंपनीज भी यूज़ करती हैं और जो इंश्योर करने वाला बंदा होता है वो भी इस चीज़ को यूज़ करता है।
तो जब कंपनी इस चीज़ को यूज़ करती हैं तो उसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस, यानी कि अगर कोई क्लेम ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो अपने रिस्क को डिवाइड करने के लिए जो कंपनी होती है वो दूसरे कंपनी से जो है वो क्लेम लेती हैं, इंश्योरेंस लेती हैं, उसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। और यदि मैं बंदा हूँ, है ना, मैंने अपनी कार इंश्योरेंस का 2 कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया, एक उससे भी और एक कंपनी बी से भी, तो अब क्या हुआ, अगर मेरी गाड़ी ठोक गई और मैंने बोला कि भाई लाओ क्लेम लाओ, अब 1 लाख मैंने इधर से ले लिए, 1 लाख मैंने इधर से ले लिए, मेरे पास कितने आ गए, 2 लाख। लॉस कितने का हुआ था, 1 लाख का। अब इसमें ये नहीं कि 1 लाख का फायदा होगा, नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है, यानी कि हर एक बंदे को, हर एक क्लेम को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि आपने अपना एम्प्लॉयड वारंटी निभाई या नहीं, आपने एक्सप्रेस वारंटी पे काम किया या नहीं, आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो था या नहीं। इस तरीके से, ऐसा नहीं आपका घर चल रहा है आप खड़े हो देखो तो भैया इंश्योरेंस है हमारा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, सब चीज़ें चेक करता है। तो यहाँ बता रखा है कि आपने कितनी कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है। अगर आपने किसी और से इंश्योरेंस ले रखा है ना और आपका लॉस 1 लाख का है तो कंपनी ए सिर्फ 50,000 ही देगी, कंपनी भी 50,000 ही देगी, आपको 1 लाख का प्रॉफिट भी करने देगी। तो दैट आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। और इसको हम डबल इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। री इंश्योरेंस कंपनी लेती है अपने रिस्क को डिवाइड करने के लिए किसी अनदर कंपनी पे, और डबल इंश्योरेंस एम्प्लॉय लेता है अपने इंश्योरेंस को 2 जगह डिवाइड करने के लिए। बट इसका फायदा वो सिर्फ और सिर्फ एक केस में उठाता है, ये ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर डबल इंश्योरेंस क्लेम जो मिलता है वो भरपूर मिलता है, मगर वो आप थोड़ी देखोगे इस तरीके से। डबल इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में फ़ायदा करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन it refer that when the insurance compensate the insured that all rights related to the subject matter of insurance to get transferred to the insurance। बेसिकली बता रखा है कि ऑल लीगल राइट्स जो हैं, कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। इस तरीके से चीज़ें हमारी बनी हुई हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे कि मान लीजिए Mr. A takes the insurance policy 1 lakh for his house. A fire break out the whole house in burned. The insurance company pay the compensation to Mr. A. After receiving the compensation, Mr. A cannot sell the waste of his house and make money because now the ownership rights and the other rights have been transferred to the insurance company. If the insurance company later on the finds out that someone has tried damage the house, it can sue the person also. So यहाँ बता रखा है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी गाड़ी ठुक गई, अब आपकी गाड़ी ठुक गई, भाई कोई बात नहीं, आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, कंपनी से आपने क्लेम ले लिया 1 लाख रुपए का और फिर उसको ठीक भी नहीं करवाया और आपने उस गाड़ी को बेच दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी ठुक गई, उसकी कीमत तो आधी हो गई, है ना, कीमत तो आधी हो गई। मान लो 5 लाख की गाड़ी आप लाए और 5 लाख की गाड़ी आपने अगले दिन ही ठोक दी, तो 4.5 लाख रुपए की 4 लाख की बिकेगी, है ना। अब आपने वो बेच दी, बट लॉस कितना का हुआ था आपको, 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपए आपने कंपनी से ले लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम ले रहे हो तो अपनी उस चीज़ के अंदर लगाओ। ऐसा नहीं आप इसको लगाने से पहले ही बेच दो, हाँ उसको ठीक करवाने के बाद बेच दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना एक्सपायरी डेट तक। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इट रेफर दैट द इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इवन इफ इट इज इंश्योर्ड। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि अपनी कुछ जिम्मेदारी है ना, इम्प्लाइड वारंटी है, यानी कि अपने लॉस को कम करने के लिए भी खुद मेहनत की जाए। अगर किसी के गोडाउन में आग लग रही है तो उस गोडाउन की आग को बुझाने की कोशिश पूरी की जाए। अब वहाँ से विजिटर्स आएंगे, वो पता करेंगे भाई ये बंदा क्या कर रहा था उस समय, ये कहाँ था, इसने ये ऐसी अंदर क्या चीज़ छोड़ी जिससे आग लग गई है, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो कहीं स्मोक करना अलाउ नहीं होता, बंदे ने स्मोक कर दी, उसी ने जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ऐसा क्लेम थोड़ी मिल जाएगा भाई साहब। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, मिटिगेशन ऑफ लॉ, यानी अपनी भी इम्प्लाइड वारंटी है भाई साहब, कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है, अपने लॉस को कम करना है, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ही बिलीव नहीं रखना। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, इसका मतलब ये है, इट रेफर दैट द प्रॉक्सिमेट और नियरेस्ट कॉज एंड नॉट द रिमोट कॉज शॉल बी कंसिडर्ड टू एस्टेब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बियरिंग ऑफ द लॉस। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंसेस, तो होपफुली आपको समझ में आए होंगी। सभी चीज़ों को मैंने बुक के माध्यम से समझाना इसलिए बेस्ट समझा क्योंकि बुक से संबंधित जब कोई वर्ड हमारे माइंड में बैठ जाते हैं तो और हम उनको एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं तो नंबर हमारे बड़े बेहतरीन आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको समझाने की कोशिश करी विथ यूजिंग ऑफ बुक। सो होपफुली समझ में भी आया होगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के माध्यम से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दी जिसका नाम है री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। इससे पहले वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और दूसरा आता है लाइफ ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट।
अब इसका मतलब समझो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर कहाँ गए हम, मेरे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी हम पढ़ कर आए ना। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या है, जितना लॉस हुआ उतना लॉस मिलेगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते। अब मान लो आपने मैरिन इंश्योरेंस करवाया था, आपके 50,000 रुपये गुड्स बिक गए, ओ सॉरी खराब हो गए, तो क्या होगा, कंपनी आपको क्लेम दे देगी 50,000 का, कोई छुट्टी कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अगला बात करूं लाइफ ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब किसी इंसान की जिंदगी को पैसों के वे में नापना बड़ा मुश्किल है ना, तो उस केस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक अलग ही सिस्टम चलता है 60 ईयर्स का आफ्टर हिज डेथ, तो इसके बाद उसका क्लेम मिलता है। किसी वैल्यूएबल थिंग्स पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। हाँ, अगर बीमारी वगैरह में कुछ ले रखा है तो जितनी भी जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवाओगे उसका जो क्लेम होगा वो कंपनी देगी, ऐसा नहीं। बट हाँ, ये ध्यान रखो, अब इंसान की ज़िंदगी का लॉस कैसे नापा जाएगा, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे समझाया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, देखो ऐसे वर्ड्स मिलते जुलते आएंगे तो आपको प्रिंसिपल्स याद करने हैं। इंडेमिनिटी का सर ने मतलब समझाया था कि बेसिकली सभी चीज़ों का लॉस जो है वो आप प्रॉफिट वगैरह इसमें नहीं कमा सकते, तो वो यहाँ पर भी लागू हो गया। फिर एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, और ये एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये एडवांटेजेस चाहे मैरिन इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, सभी के अंदर मैटर करती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है फीचर्स के अंदर जो आपको लिख कर आनी है, सब्जेक्ट मैटर, ये ज़रूर लिख कर आना भाई। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन, लीगल राइट्स उसमें थे, अगर वो उससे मैच आउट हो जाती हैं प्रॉब्लम से, तभी आपको क्लेम मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। चलो एडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, लोन फैसिलिटी, इंकरेजमेंट ऑफ सेविंग, एंड सिक्स्थ आता हमारे पास हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अरे सर, हम तो अपनी लाइफ का, अपने सामान का, अपनी सेफ्टी और अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस से इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी के अंदर क्या अच्छाई हो रही है। देखिए, आप लोन लेते हैं, बैंक में आपने 5 लाख रुपए जमा करवाए, अब ऐसा नहीं है कि बैंक आके 5 लाख रुपए संभाल के रखेगा, नहीं, वो उन 5 लाख रुपए में से मात्र और मात्र 1-1.25 लाख रुपए या 2 लाख रुपए ही जमा रखेगा, बाकी के वो लोन दे देगा। अब जब वो बाकी का लोन दे देगा तो उससे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अब उससे जब वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उससे उसकी कमाई होगी। अब सारे पैसे आप एक साथ निकालने तो जाने नहीं वाले। अब आपके उन 5 लाख रुपए से कितने लोगों का फ़ायदा हुआ, बैंक ने किसी को लोन दिया, उससे इंटरेस्ट जनरेट होकर आया, फिर जो पैसे आपने दिए, जो इंटरेस्ट बना, फिर उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया, फिर इंटरेस्ट जनरेट होकर आया। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, सम एश्योर्ड कर रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया था, अभी घर में चोरी होनी ही होनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए यहाँ पर चाहे चोरी हो या ना हो, मगर आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो प्रीमियम देने देते यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ावा होता है डेवलपमेंट का। मोर एम्प्लॉयमेंट, एक ये एक कैटेगरी बन गई जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। रिबेट इन इनकम टैक्स, तो बेसिकली रिबेट इन इनकम टैक्स का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। The policyholder can avail the deduction of premium while the calculating his income chargeable tax or under the provision of the income tax। तो बेसिकली इनकम टैक्स के माध्यम चीज़ें बता रखी हैं आपके इनकम बेस पर, तो ये थोड़ा एक फ़ायदेमंद होता है। अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है तो कुछ छूट मिल जाती है। तो ये हमारे एडवांटेजेस थे। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। अब तक आपने जितनी चीज़ें बात करी, अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला आता है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आता है फेडिलिटी इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस मतलब यानी कि हर कोई चाहता है भाई स्वस्थ रहना, बीमारियों से मुक्त रहना। तो अगर बीमार मान लो हो, चाहे ह्यूमन बॉडी में कुछ भी हो सकता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा जा रहा है आपकी हेल्थ से संबंधित। लाइफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट, हेल्थ इंश्योरेंस इज डिफरेंट। हेल्थ इंश्योरेंस इन द सेंस आपकी बीमारी से संबंधित सारी चीज़ें। फेडिलिटी इंश्योरेंस मतलब थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि ना तो यहाँ लाइफ है, ना मैरिन इंश्योरेंस है, ना थेफ्ट इंश्योरेंस है, और ना हेल्थ इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय को किसी तरह की चीटनेस हुई है, यानी कहीं से कोई लॉस हुआ है, उसको सैलरी नहीं मिली, इंसेंटिव्स नहीं मिले, या कोई भी अदर डिफरेंस है ना, तो नई वो चीज़ें मिली जो बिल्कुल अलग जा रही हैं, तो उसको फेडिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है पूरा हेल्प। इसको थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। हाँ, तो इफ सम एम्प्लॉइज इंडल्ज इन फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, एम्बेजमेंट, द लॉस इज कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम देती है।
तो ये हमने समझ लिया इंश्योरेंस ऑफ अदर रिस्क। सो होपफुली आपको सभी चीज़ें समझ में आती आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, देखो इसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, लाइफ, फायर एंड मैरिज इंश्योरेंस, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं, एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस हैं, वो सभी इस चीज़ों से निकलती हैं। एक बार आप रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा, और रीड आउट करने के बाद किसी टॉपिक को ना समझ पाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो फिलहाल मैं उस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना मतलब अगर आपने ये अच्छे समझा होगा ना तो वो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। सिर्फ रीड करने की ज़रूरत है, रीड करो, ना समझ में आए कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा उसको। सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और ख़त्म करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने समझ लिया बैंकिंग सर्विसेज को बहुत अच्छे तरीके से, इंश्योरेंस सर्विस को हमने समझ लिया, जो बिजनेस सर्विस के अंदर हमने टाइप समझ लेते हैं ना, उन टाइप्स में से हमने 2 टाइप्स को समझा। वेयर हाउसिंग को भी हमने उसी के अंदर जान लिया, एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी हमने उसके अंदर जान लिया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के रिस्क को कैसे कम किया जाता है विद यूजिंग ऑफ इंश्योरेंस। और यहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस। वेयर हाउसिंग मतलब एक माल को एक जगह से दूसरी जगह पे माल रखने के लिए, जब आपके पास बहुत सारा स्टॉक हो तो उस स्टॉक को एक तरह से सेफ रखने के लिए वेयर हाउसिंग सर्विस होती है। सो अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सर्विस, और कम्युनिकेशन सर्विस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास आता है ट्रेडिशनल मोड्स। तो ट्रेडिशनल मोड्स का मतलब क्या है, पहला है कॉरस्पॉन्डेंस, और कॉरस्पॉन्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, लेटर सिस्टम है, खत लिखे जाते हैं। फिर आता है टेलीग्राफ, सेंडिंग मैसेज टू अ डिस्टेंस प्लेस। अब यहाँ से मैसेज सेंड किया जाता है अपने एक दूरी पर, ठीक है। टेलीफोन इन द सेंस 2 चीज़ें आती हैं इसमें, पहला आता है लोकल कॉल और दूसरा आता है ट्रंक कॉल। लोकल कॉल का मतलब होता है जब सेम सिटी के अंदर में बात करनी हो, और ट्रंक कॉल का मतलब होता है जब सेम सिटी के बाहर हमें किसी को कॉल करना हो। फिर आता है यूपीसी, इसका मतलब होता है एविडेंस ऑफ द पोस्टिंग अ लेटर। ये एक एविडेंस होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिलता है कि भाई हाँ आपका लेटर पोस्ट हो चुका है। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब इंश्योर्ड दैट द मेल इज़ डेफिनेटली डिलीवर्ड, जो आपने मेल किया है वो डेफिनेटली डिलीवर्ड हो गया है, नहीं हुआ, वो रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर आता है। पेरिकल पोस्ट का मतलब क्या होता है, सेंड अक्रॉस द कंट्री, ये इसका मेथड है, उसका वे है, जब आप अक्रॉस द कंट्री किसी को मैसेज करो, कम्युनिकेशन करो। सो इस तरीके से चीज़ें डिवाइडेड है हमारी पेरिकल पोस्ट। फिर आता है स्पीड पोस्ट, यानी कि आपातकाल में चिट्ठी भेजना, है ना, आपातकाल में कहीं जाना। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो टाइम हमारा एक फॉर्मली लग रहा था उससे थोड़ी जल्दी हमारे वो काम हो जाता है, उसको स्पीड पोस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद ना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, एसटीडी, डीएसडी, बीएसएनएल एंड बीएसएनएल। इनकी फुल फॉर्म्स आपको देख लेनी है, फुल फॉर्म बुक्स के अंदर गिवन है, मैं सभी को बता भी देता हूँ। देखो, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको दिख रहा हो ट्रेडिशनल मोड्स के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट्स के द्वारा कई सवाल आ सकते हैं, और सवाल भी ना आए तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, और इनकी फुल फॉर्म्स को भी देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, मॉडर्न, रिसेंट और ट्रेडिशन से हमारे इसमें पहला आता है कुरियर सर्विस, दूसरा आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, उसमें क्या आता है, फैक्स आता है, इंटरेस्ट आता है, और इंटरनेट आता है, फिर ईमेल आता है जो हम आजकल यूज़ करते हैं। टेलीकॉम सर्विस मतलब सेलुलर मोबाइल सर्विस, रैपिडो, पोस्टिंग सर्विस, फिक्स लाइन सर्विस। तो इस तरीके से कुछ 6 आइटम्स इसमें 6 मटेरियल पॉइंट्स आ रहे हैं। सभी चीज़ों को रीड आउट कीजिएगा, ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बल्कि आपको डाउट आएगा नहीं, जितना मुझे यकीन है, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं, आप एक बार रीड करोगे सब चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं। नहीं आए तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं भाई सर ने समझाया नहीं, ये वो नहीं, ऐसा नहीं। देखो हमने जितनी चीज़ें कवर अप कर ली है ना, उससे आपका एक वे बन गया पढ़ने का, आप उससे आगे तक की चीज़ें रीड कर ही समझ जाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ से बेस हमने कंप्लीट कर लिया ना, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने जान ली इसके माध्यम से। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और किसी बच्चे को कोई नोट्स चाहिए हो किसी भी चैप्टर के जो अब तक हम पढ़ कर आए हैं, तो उसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा विद यूजिंग ऑफ इंस्टाग्राम एंड मैनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।